नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं आपका फैसला। और ये फैसला 5 राज्यों का, जिसमें सबकी निगाहें टिकी है बंगाल पे। क्या ममता बनर्जी चौका लगाएंगी या फिर सत्ता से बाहर हो जाएंगी? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे बड़े रोचक मुकाबले सामने आ रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि अगर उलट फेर के देखें तो तमिलनाडु भी इससे पीछे नहीं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय ने पूरी टक्कर के साथ में अभी सबसे ऊपर वही चल रहे हैं, 100 सीट पे आगे चल रहे हैं। और एआईडीएमके की बात करें तो 68 पे है और डीएमके 46 में है। स्टालिन, जिनको ये माना जा रहा था, तमाम अगर रुझानों की बात करें तो टीवीके को पीछे और दूसरे नंबर पर एआईडीएमके को, डीएमके को आगे बता रहे थे। उनके ये माना जा रहा था कि सरकार में स्टालिन वापसी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल प्रारंभिक अगर रुझान में देखें तो वो पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं और विजय काफी आगे चल रहे हैं। केरल में फेरबदल बड़ा दिखाई दे रहा है और वहां पे लेफ्ट की जो सरकार है वो प्रारंभिक रुझान में जाती हुई और कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती दिखाई देख रही है। और इसी तरह से आसाम में भाजपा वापसी करती दिखाई दे रही है। लेकिन बंगाल में अगर हम बात करें तो बीजेपी इस समय काफी आगे है। दोनों के बीच की अगर बात करें तो कम से कम 50 सीट का अंतर दोनों के बीच में चल रहा है। खैर, अभी प्रारंभिक रुझान है, इसके बाद में देखेंगे क्या होता है। तस्वीर मुझे लगता है कि 2 से 3 बजे तक कुछ साफ हो पाएगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है वीरेंद्र शर्मा जी, भाजपा समर्थक हैं, और टीएमसी समर्थक अभिषेक जैन बिट्टू हैं। स्वागत आपका। अभिषेक, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या ये नतीजे जो हैं अभी वेट करेंगे या फिर इसके आसपास के मान लेके जो रुझान है ये आगे तक भी स्टैंड करेंगे? सर, थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा, कारण अभी रुझान चल रहे हैं, पर परिणाम आते आते लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। और तो इस वजह से हमें थोड़ा बहुत तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार के रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें सोचने की स्थिति अपना आप उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन टीएमसी ने किया है वो अपने दम पर किया है। बीजेपी की तरह बीजेपी ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है वो पूरे देश भर का धन बन लगा करके, साम दान दम भेद लगा करके जो प्रदर्शन किया है वो उसका परिणाम है। जी वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, प्रारंभिक रुझान में एक प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से क्या कहना चाहेंगे, जो सामने रुझान दे रहे हैं, देख रहे हैं हम उस पे? देखिए, जिस दिन यह चुनाव हुआ था उसी दिन भारतीय लोकतंत्र की विजय हो चुकी थी। क्योंकि बंगाल में जब चुनाव के परिणाम देखते हैं तो चुनाव पूर्व की हिंसा, चुनाव के दौरान की हिंसा और चुनाव के पश्चात की हिंसा देखी जाती है। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के जितने भी चुनाव हुए वहाँ की हिंसात्मक घटनाएं देख लीजिए, या इस बार जो चुनाव हुए वहाँ देख लीजिए कितनी शांति से चुनाव हुए और किस प्रकार पोलिंग परसेंटेज जो हुआ वह दर्शाता है कि बंगाल भी चाहता है वहाँ परिवर्तन, बंगाल भी चाहता है वहाँ सुशासन, बंगाल भी वहाँ चाहता है शांति। ममता दीदी एक महिला होकर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाई, महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं कर पाई, अधिकार तो दूर की बात, उनकी सुरक्षा भी नहीं कर पाई। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का मैंडेट सामने आ रहा है, वहां के लोगों ने जिस प्रकार से वोट किया है वह उनके कुशासन के खिलाफ है, उस अशांति के खिलाफ है। और आप देखिए, पश्चिम बंगाल किसी समय भारत का व्यापारिक केंद्र माना जाता था। कोई सी भी सरकार रही, वहां कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या टीएमसी हो, सबने वहां के व्यापार को उजाड़ा, वहां के उद्योग धंधों को उजाड़ दिया। लेकिन अब लोगों को विश्वास लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर शासन में आती है तो वहां सुशासन भी होगा, हिंसा की वहां कोई जगह नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो व्यापार और उद्योग धंधे वहां बंद हो गए थे वह पुनः वहां खिलेंगे, क्योंकि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अब कमल खिलने जा रहा है। उसी के नतीजे और परिणाम आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूं जो लोग भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे या चाहते थे कि भारतीय लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहे, उनके लिए एक परिणाम बहुत ही सुखद और आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि वो समझ चुके थे पहले जिस दिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था कि वास्तव में वहां कमल खिलने जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण केवल एसआईआर जी की वजह से जितने भी वोटिंग वहां पे काटी गई, अब आप उसका असर कितना अभी भी देखने कुछ को कह मिल रहा है। लीजिए, लेकिन आप एक बात तो स्वीकार करेंगे ही कि वहां शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं। सर, कोई तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का तांडव भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में दिखाया है, वो तांडव पश्चिम बंगाल की जनता कभी भूलेगी नहीं। वहाँ पे डर का माहौल जो पश्चिम बंगाल में बनाया गया है वो बंगाल की जनता कभी भूलेगी नहीं। पंचायती राज चुनाव में मैं अभिषेक आपके पास में आना चाहूंगा, किस तरह का डर लग रहा था वहां पे? सर, जिस प्रकार से वहां पे गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में की गई, जिस प्रकार से शासन का डर वहां पे दिखाया गया, जिस प्रकार से प्रशासन का डर वहां पे दिखाया गया, वो डर अपने आप में बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से वहां पे काफी लोग भयभीत हुए। और जो 8% जो प्रजेंट में जो 8% वोटिंग कम हुई, मतलब 100% में से जो 92% वोटिंग हुई उसमें भी 8% कम हुई। इसका यही कारण था कि वो वोटिंग परसेंट गिरी। लेकिन आज जिस प्रकार से 2021 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा के अनुसार जिस सीट पर जितने वोट थे, अगर आज उसी आधार पर वो अगर वोटिंग हुई होती तो आज परिणाम कुछ और देखने को मिलते, वहां पे बीजेपी को जगह ही नहीं मिलती।
खैर चलिए, अगर रुझानों की बात करें तो प्रारंभिक रुझान है, पहले ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से पीछे चल रही थी, लेकिन अब वो आगे चल रही हैं, वो लगातार आगे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक जंप सामने आ रहा है, बीजेपी ने भी 2 सीट का जंप किया कुछ ही देर के अंदर, और 8 सीट का जंप टीएमसी ने किया है। अभी फिलहाल हमें, जैसे मैंने कहा कि जैसे अभिषेक भी कह रहे हैं कि कम से कम 2 घंटे का हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2 से 3 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से ये साफ होगी, क्योंकि ईवीएम का दौर है और फास्ट वोटिंग का जो कैलकुलेशन है वो होता है। वापस मैं तमिलनाडु का रुख करना चाहूँगा मैं, और तमिलनाडु में बड़ा ही एक फेरबदल जो दिखाई दे रहा है वो एक्टर विजय टीवी के जो उनकी पार्टी है वो बढ़त बनाई है। एआईडीएम के भी अपने ओर से आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ में इनका अलायंस था एआईडीएमके का। खैर लेकिन जहां क्लियर अगर पहले से ही दिखाई दे रही थी, वो आसाम के पहले से लग रहा था कि आसाम में और पुदुचेरी में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी क्या होगा? क्या ममता बनर्जी चौका लगाएंगी या फिर इस बार सत्ता से बाहर हो जाएंगे? हालांकि मजबूती के साथ में वहां जो रुझान है वो सामने दिखाई दे रहे हैं। भवानीपुर से फिलहाल वो आगे चल रही हैं, लेकिन पहले लग रहा था कि वो पीछे चल रही हैं, क्योंकि दोनों सीट से सुमेंदु अधिकारी प्रारंभिक रूप में आगे चलते दिखाई दे रहे थे। मैं चलिए वापस अभिषेक आपके पास में आना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि 2 घंटे का हमें वेट करना चाहिए, और कुछ जगह पे आपको लगता है कि विपक्ष का जो बिखराव हुआ उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई देगा अगर टीएमसी बाहर होती है तो? सर, विपक्ष का कोई बिखराव नहीं हुआ यहाँ पे। केवल आज अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अगर मजबूत हुई है, उसका एक ही कारण है, कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ती, जिस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, जो 100 सीटों का जीतने का वादा करके आए थे पश्चिम बंगाल की जनता को, वो आज जीरो सीट भी नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो यह अपने आप में बीजेपी को संजीवनी देने का काम करके गया। जो विपक्ष एकजुटता अगर होती तो राहुल गांधी को टीएमसी का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन टीएमसी का समर्थन ना करके वो भाजपा के समर्थन के अंदर अगर वहां पे अपील जारी करते हैं तो वो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है कि भारतीय जनता कांग्रेस आखिर किसके समर्थन में खड़ी है, विपक्ष के समर्थन में खड़ी है या सत्ता पक्ष के समर्थन में खड़ी है। सबको फोन करो, हाँ करो, अरे फोन करना। तो चलिए वीरेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि वहां पे जिस तरह की गुंडागर्दी थी, और गुंडागर्दी का आरोप दोनों तरफ से लग रहा है। इस बार आप सरकार जो सिटिंग है ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव के दरमियान जो कुछ हुआ है वो विपक्ष को लगता है कि वो गुंडागर्दी थी। तो दोनों तरफ भी आरोप गुंडागर्दी के लग रहे हैं। खैर वोटिंग परसेंटेज का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से इजाफा हुआ है, और वोटिंग परसेंटेज बंगाल में जिस तरह से रहा है, पहले भी अगर हम बात करें तो ममता का सेकंड टर्म था, उस वक्त भी बड़ी वोटिंग हुई थी, तो लग रहा था कि सरकार से बाहर जाएंगी ममता, लेकिन वापसी करी। अभी जो वोटिंग है, अगर टोटल वोटर्स में से 91 लाख अगर माइनस करते हैं तो बहुत ज़्यादा इजाफा उस तरह से नहीं है, क्योंकि जितनी बार पार्टिसिपेंट्स लोगों का रहा था, वोटिंग परसेंटेज टोटल में से इजाफा कह सकते हैं, लेकिन वोटिंग तो उतनी हुई है जो पिछली बार हुई थी। तो वीरेंद्र जी, आसाम और पुडुचेरी को लेकर आप आश्वस्त हैं, लेकिन केरल में कुछ आपका मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बंगाल आप अभी तक आगे चल रहे हैं, असम में वापसी कर रहे हैं, पुडुचेरी में आप वापसी कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम 5 स्टेट की बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, आज़ादी के बाद से अब तक बहुत से ऐसे चुनाव हुए हैं जिनको आपने सापेक्ष रूप से देखा है, और आपने विश्लेषण भी किया होगा आपके इस चैनल पे या दूसरे राजनीतिक स्वरूप में भी। तो आप देखेंगे कि आसाम में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ 2016 से लेकर अब तक का, वह केवल एक भाषाई परिवर्तन या कि राज्य में शासन का परिवर्तन नहीं था। वहाँ पे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, चाहे वो बॉर्डरलैंड के लिए कार्य हो, चाहे चाय बागानों के लिए कार्य हो, या मियाँ संस्कृति के खिलाफ जाकर असमिया संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य हो, तो उसी का परिणाम है कि आज वहाँ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। रही बात बंगाल में हिंसा का विषय, तो मैं मेरे मित्र से एक ही बात पूछना चाहूंगा कि 2011 में जब वहां चुनाव हुए थे तब करीबन 50 वामपंथी कार्यकर्ता वहां मारे गए। उसके बाद 2016 हो 2021 हो, दोनों जो चुनाव थे उसमें करीबन आप ये देखिए कि 3000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई थी। ये कहते हैं कि गुंडागर्दी केंद्र की थी या भाजपा की, भैया वहां तो स्थानीय शासन आपका, पंचायत राज चुनाव में भी हिंसा कैसे हो गई फिर? मतलब किसी न किसी रूप में ठीकरा दूसरी पार्टी के ऊपर फोड़ना, इनको यह स्वीकार नहीं करना कि आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। आप वहां पे
बंगाल में किस प्रकार का माहौल था, या पूरा देश ने, पूरा विश्व देख रहा था कि केवल और केवल वहां व्यापार क्यों नहीं हो पा रहा था, वहां उद्योग धंधे क्यों नहीं पनप रहे थे। उसका एक ही कारण था कि वहां सुरक्षा का माहौल ही नहीं था। और जिस प्रकार से वहां का आम व्यक्ति जो दूसरे देशों, दूसरे राज्यों में जाकर कार्य कर रहा था, उसके सामने एक बड़ा प्रश्न था कि मेरे राज्य में भी ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है कि मुझे वहीं पे रोजगार मिल जाए या मैं वहीं पे कार्य कर सकूं। आप देखिए आसाम का जो आर्थिक क्षेत्र है वह किस प्रकार 13% की जीडीपी से आगे बढ़ रहा है। वहां प्रति व्यक्ति आय 200% तक बढ़ी है। और वही पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य देख लीजिए, वहां की हालत क्या है। अर्थव्यवस्था निरंतर गिरती जा रही है, चाहे वहां कुशासन का विषय हो, चाहे बलात्कार के विषय हो, चाहे आपराधिक घटनाएं हो, जिस प्रकार से बढ़ी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ममता दीदी के उसी कुशासन का अंत के परिणाम आज इन जो परिणाम दिख रहे हैं उनमें भी दिख रहा है। तो निश्चित रूप से वहां की जनता तय कर चुकी थी कि वहां इस बार उन्हें एक सुशासन वाला राज्य चाहिए, एक ऐसा राज्य चाहिए जो दूसरे राज्यों की तरह समृद्धि के रूप में आगे बढ़ सके। और उसी के परिणाम है पुडुचेरी में हमने वहां विकासात्मक कार्य किए, उसी के परिणाम है। और तमिलनाडु और केरल, वहां भारतीय जनता पार्टी विस्तार की ओर अग्रसित है। वहां हमारा संगठन नहीं था, लेकिन इन 5 सालों में वहां पे संगठन में विस्तार हुआ है। हम घर घर दस्तक देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और निश्चित मानिए आगे आने वाले समय में, इस बार तमिलनाडु में हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम प्रमुख पार्टी वहां की बनेंगे। केरल में आप हमारा लोकसभा का इतिहास देख लेंगे, लोकसभा चुनाव का, या भी वहां लोकल जो चुनाव हुए उनका देख लीजिए। हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और इन चुनाव परिणामों में भी दिख रहा है कि वहां हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, पुनः वही बात कहूंगा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और आगे जाकर दक्षिण में भी जो माने जाते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कम है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में देखने को मिलेगी। जी खैर, अभी रुझान जो सामने आप देख रहे हैं, 10 सीट एकदम से अब पीछे गई है टीएमसी और 10 सीट का जंप हुआ है बीजेपी के खाते में। तो ये अभी रुझान इसी तरह से लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ तस्वीर कुछ इसी तरह की बनती दिखाई दे रही थी। बीजेपी को जंप मिल रहा था और विपक्ष से वो पिछड़ रहा था। खैर अभी ये देखना होगा कि अभी कितना, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कमीशन ने एक आदेश और निकाला है कि बंगाल में किसी भी तरह का कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि हिंसक घटनाओं और जिस तरह की वोटिंग के दरमियान तनाव रहा उसे देखते हुए वहाँ एहतियातन ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ किसी तरह का कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा। तो हम बात बंगाल की कर रहे हैं और चलिए अब रुक करते हैं आसाम का। आसाम को लेकर के मैं बिट्टू आपके पास में आना चाहूँगा। आसाम को लेकर के पहले से भरोसा था कि जिस तरह सर, एक मैं छोटी सी बात और जानना चाहूँगा। अभी इन्होंने कहा कि मियाँ संस्कृति जिस तरह से टीएमसी ने डेवलप कर दी थी उसके खिलाफ लोगों का वोटिंग और एक तरह से उनका एक आक्रोश था। ये सर मैं तो भाजपा प्रवक्ता महोदय से केवल इतना पूछना चाहूंगा, चलो बंगाल के अंदर टीएमसी ने मुस्लिम संस्कृति अब डेवलप कर दी थी, लेकिन आज पूरे देश के अंदर किसका राज है? आज सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश सहित कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वहां पर मुस्लिम आबादी नहीं रह रही है? उनका संरक्षण कौन दे रहा है? आबादी और मियाँ संस्कृति में बहुत अंतर है। सर ये तो यहाँ पे सर मियाँ संस्कृति कैसे लेके आओगे? आबादी होगी तभी तो मियाँ संस्कृति डेवलप होगी। आप अगर पश्चिम बंगाल पर ये चीज स्वीकार करते हो तो यहाँ पे इन राज्यों में स्वीकार करने का कहाँ आप बता रही है आप लोगों को? वहाँ की संस्कृति को लुप्त कर रहे थे। संस्कृति आप लुप्त कर रहे हो, संस्कृति आप लुप्त कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। यहाँ पे आज जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर आए दिन हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है, उसके ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं है। यूपी में आए दिन घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। अभी 1 साल हुआ मात्र दिल्ली के चुनाव को, आपने दिल्ली के क्या हाल बना दिया? कब से शासन में मेरे मित्र? 10 साल हो गए आपको शासन। असम के अंदर आप खुद ही दावा करते हो, असम के अंदर भी आपकी सरकार है, असम के अंदर भी आपकी सरकार है। हिंसक घटनाएं वहां पे भी देखी हमने। वहाँ बताइए ना कि वहाँ हिंसा आप असम की क्यों नहीं बात करते हो सर? असम की बात कर, असम की क्यों नहीं बात करते हो? अभी हिंसक घटनाएं नहीं देखी चुनाव के दौरान पे हमने। पार्टी जीत रही है और वहाँ पे देखिए सर साम दाम दंड भेद अपना करके अगर आप जीत हासिल करोगे तो जीत तो मिलेगी। दो ही मेरे मित्र, दो ही एक बार आना चाहूंगा। अभिषेक, आप कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना है। देखिए राजनीति में ये सब कुछ जायज है, लेकिन हाँ एक लीगल पैटर्न में तो आपको क्यों संदेह हो रहा है कि जो मैं समझ पा रहा हूं एक तंज है आपका कि साम दाम दंड भेद आपने अपनाया, जिसकी वजह से कोई रिजल्ट आप अपने पक्ष में कर लेते हैं? सर देखो, पहला कारण एसआईआर है, दूसरा कारण जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके एसआईआर करवाया और लाखों की संख्या में वोटिंग वहां पे गिराई गई,
वो अपने आप में सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती जा रही है। दूसरा कारण प्रशासन की है। प्रशासन जिस प्रकार से कार्य प्रणाली केवल विपक्षी दलों के ऊपर करता है, पक्ष के ऊपर नहीं करता, वो अपने आप में बहुत बड़ा कारण है जिससे चुनाव प्रभावित होता है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जब तक चुनाव आयोग उनके हाथ में नहीं होगा, जब तक SIR उनके हाथ में नहीं होगा, जब तक चुनाव आयोग उनके हाथ में नहीं होगा, फेवर में नहीं होगा, तब तक ये जीत हासिल नहीं कर सकते। चलिए अभिषेक, आपके पास में आऊंगा। देखिए अभी जश्न के माहौल के वीडियो आने लग गए हैं, क्योंकि 10:30 बज रहे हैं अभी, लेकिन जश्न केरल के अगर वीडियो हमें मिले हैं अभी, वो वीडियो आप देखें केरल में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस एक बार फिर 10 साल बाद में सत्ता में वापसी कर रही है। और ये वीडियो आप केरल के इस वक्त देख पा रहे हैं, जो आप सामने तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आपको। इसी तरह से कई जगह पे भी असम में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। विजय समर्थक काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं और उनका भी कहना है कि हम सरकार बना रहे हैं। तो केरल की अगर बात करें तो अभी सामने जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, UDF यानी कि कांग्रेस से अलायंस में और 90 सीट पे आगे चल रही है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो काफ़ी पार कर चुकी है। LDF आधी पे ही रह गई है। बीजेपी ने खाता खोला है, 3 सीट पर अभी आगे हैं। लेकिन बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, तो तमिलनाडु में टीवी के आगे चल रही है 103 सीट पर। लेकिन वो अगर यही रुझान रहता है तो उन्हें किसी न किसी पार्टी की आवश्यकता पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। नए नेता और नई जीत वो अपनी ओर से दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टालिन की पार्टी तीसरे नंबर पे है। बंगाल में किसी भी तरह के कोई विजय जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। पे गए थे तो केरल के आपने कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा। देखिए उत्साह कहीं पे भी होता है, जब एक खुशी मिलती है तो जश्न मनाया ही जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, बंगाल में वर्षों बाद में बीजेपी जश्न मनाती दिखाई दे रही है। हालांकि कभी आज तक सरकार बनी नहीं, और अगर ये रुझान स्टैंड करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार बन सकती है वहां पे, क्योंकि जो मैजिक नंबर है वो क्रॉस बीजेपी कर चुकी है। लेकिन फिलहाल इन रुझानों में अभी थोड़ा समय और वेट करना होगा, क्योंकि जंप टीएम से भी एक साथी अभी जैसे 15 सीट का एक जंप मारा है, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल आप बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं की खुशी का इजहार किस तरह से कर रहे हैं वो आप देखिए। मोदी के तस्वीर है, श्रीमद् भागवत गीता की किताब है, विक्ट्री सिंबल के रूप में कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हैं। रिएक्शंस नेताओं के आने लग गए हैं, और अगर यही चुनाव परिणाम सामने अगर आता है, तब्दील होता है, तो इवनिंग में भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न का आपको माहौल दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच सकते हैं, अमित शाह वहां रह सकते हैं, नितिन नवीन वहां रहेंगे, बीजेपी के वो तमाम दिग्गज वहां आप देख सकते हैं जो जश्न मनाते नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए बंगाल बहुत महत्वपूर्ण था और इस के लिए काफी सियासी बयानबाजी भी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये बंगाल की तस्वीर में वापस से हमारे पैनल की ओर मैं लौटना चाहूंगा। तो बड़ा उलटफेर तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है, जिसमें टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है। उसकी लगातार बढ़त है, 107 यानी कि 107 सीट पे आगे है। डीएमके तीसरे नंबर पे चल रही है, डीएमके दूसरे नंबर पे चल रही है। और अगर बात करें तो विजय को किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी फिलहाल के जो रुझान है उसके लिहाज से। लेकिन अभी देखना होगा कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए। ममता बनर्जी आगे चल रही हैं भवानीपुर सीट से, वो करीब 1500 से अधिक मतों से आगे चल रही हैं। पहले दोनों सीट से एक सीट भवानीपुर से वो पीछे चल रही थी। अब सुमेंदु अधिकारी वहां से आगे बताए जा रहे हैं कि अब वो आगे हो गए, यानी कि कांटे का मुकाबला यहाँ पे कहा जा सकता है। मैं वापस से वीरेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, अभी स्क्रीन जो हम देख रहे हैं उसमें हमें कुछ घंटों का इंतजार करना चाहिए या जल्दबाजी होगी किसी नतीजे पे पहुंचने में? देखिए, इंतजार करना चाहिए, परिणाम क्या आएगा, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार के मैंडेट दिख रहे हैं, एक बड़ा मैंडेट तो जो इन 5 राज्यों के चुनाव में दिख रहा है वह है कि किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार करने के लिए जनता तैयार नहीं है। आप चाहे डीएमके देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, वहाँ का परिणाम दिखा रहा है, और उसके साथ साथ केरल देख लीजिए। आप ये देखिए, भारत वामपंथ से मुक्त की ओर बढ़ चुका है। केरल में एक शासन बचा था वामपंथियों का, वह भी इस बार धराशायी होते हुए नजर आ रहा है।
और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के जो परिणाम दिखा रहे हैं वो तो निश्चित रूप से दिखा रहे हैं कि वहां हिंसा की अब कोई जगह है, वहां की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। क्योंकि बंगाल का आजादी से लेकर अब तक का जो इतिहास रहा वह यही रहा कि मतदान से पूर्व की हिंसा, मतदान के दौरान की हिंसा और मतदान के पश्चात की हिंसा। तो जो मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि वहां ये कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं, शासन प्रशासन, भाई वहां शासन प्रशासन आपका ही था। और यहां तक कि आप देखिए पंचायती राज चुनाव में भी वहां हिंसा हुई तो वहां तो टीएमसी का ही शासन था पंचायत राज चुनाव में भी, उसमें ये किसको दोष देना चाहेंगे? उसमें भी चुनाव आयोग को दोष देना चाहेंगे। लेकिन एक संस्कृति जिस प्रकार इस समय में देश में चल रही कि जो भी पार्टी हारती है वो चुनाव आयोग के ऊपर उसका ठीकरा मोड़ देती है। भैया पहले अपनी जो गतिविधियां हैं, आपने जो कार्य किए हैं, आप विकास वहां नहीं कर पाए, आपने केवल हिंसाओं को बढ़ावा दिया, तो जनता उनसे मुक्ति चाहती है। मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है और उसके लिए चुनाव आयोग का जितना धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भारत इन पार्टियों से ज्यादा लोकतंत्र में विश्वास करता है और लोकतंत्र की विजय तो निश्चित रूप से उसी दिन होती है जब चुनाव पूर्ण हिंसा मुक्त होते हैं। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव जिस प्रकार शांति से हुआ, आजादी के बाद से लेकर अब तक के चुनाव की हिंसात्मक गतिविधियां देख लीजिए और इस बार का चुनाव देख लीजिए किस प्रकार वहां शांति से चुनाव हुए हैं। तो चुनाव आयोग ने किस प्रकार करवाए, यह निश्चित रूप से चुनाव अधिकारी वहां का चुनाव आयोग, वहां पे जो सेना थी वो सब वहां पे आभार करने योग्य हैं। उनका आभार है कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की वहां विजय करवाई। तो चलिए, खुशी की लहर बंगाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोलकाता से दिल्ली तक अब ये लहर दौड़ चली है। और ये आप विजुअल देखिए दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय के, जहां इस वक्त भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली के ये भाजपा कार्यालय के आप वीडियोस देखेंगे जिसमें जश्न मना रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। और अभी बड़ी एक खबर सामने आ रही है कि सुमेंदु अधिकारी एक बार फिर से भवानीपुर से आगे हो गए। ममता बनर्जी वहां पिछड़ गई हैं। ममता के कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। इसी तरह से तमिलनाडु में बड़ा फेरबदल दिखाई दे रहा है। वहां डीएमके, जिसे तमाम एग्जिट पोल्स ने आगे बताया था, लेकिन अब वो पीछे चले गए हैं और तीसरे नंबर पे चल रहे हैं टीवी के, यानी कि विजय की पार्टी, एक्टर विजय की पार्टी 106 सीट पे आगे चल रही है। अगर क्लियर स्थिति में अगर हम सरकार बनाने की बात करें तो असम में भाजपा एक बार वापसी करती दिखाई दे रही है, पुडुचेरी में एनडीए सरकार बनाती दिखाई दे रही है, केरल में कांग्रेस एक दशक के बाद में वापसी करती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अलायंस से काफी आगे और मैजिक नंबर जहां जहां क्लियर स्थितियां दिखाई दे रही है वो मैजिक नंबर से काफी ऊपर जा रही हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अगर यही रुझान स्टैंड करते हैं तो 157 यानी कि जो मैजिक नंबर है वहां का उसको क्रॉस कर चुका है और बंगाल में भाजपा सरकार बना सकती है, यानी कि दीदी के हाथ से सरकार फिसलती नजर आ रही है। ये भाजपा कार्यालय के आपने वीडियो देखे और बैंड बजने शुरू हो गए हैं, कार्यकर्ता जो जश्न मना रहे हैं, यानी कि राजधानी कोलकाता से लेकर के और दिल्ली तक बंगाल के जश्न का एक जुनून वहां कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जश्न मनाने जरूर आऊंगे। चलिए, ये जो रुझान आ रहे हैं इसी बीच सुमेंदु अधिकारी जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया बंगाल का, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं सुमेंदु अधिकारी को। আমার থার্ড রাউন্ডের শেষে আমার লিড আছে ৬৭৭৭, অ্যাপ্রক্স ৭,০০০। আর ভবানীপুরে আমার পোস্টাল ব্যালটে নন অফিসিয়াল লিড হয়েছে, আমি বলছি না, ওটা তো ইলেকশন কমিশন প্রপারলি বলবে। ফার্স্ট রাউন্ড ছিল মুসলিম এলাকা ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে, আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স ২,০০০। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও ২,০০০ কাভার করেছি এবং এখন ২২০০ ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে ৪,৫০০ মতো লিড হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু এভরি। बंद कर देना। बंगाली समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो चलिए, भवानीपुर सीट से वो जीत का दावा कह रहे हैं कि जीत ये ममता बनर्जी के सामने दूसरी बार चुनाव लड़ा है सुमेंदु अधिकारी ने। और सुमेंदु अधिकारी पहले ममता की ही छत्र छाया में अपने आप को राजनीतिज्ञ बनाया और
उसके बाद में भाजपा का दामन थामा और लगातार ममता बनर्जी के सामने चुनाव दूसरी बार लड़ रहे हैं। अभी भवानीपुर से ताल ठोके एक सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ी भवानीपुर में इनके सामने। खैर चलिए रुझानों की ओर वापस से हम रुक करना चाहेंगे। तो जैसे मैंने अभी जश्न की बात कही, तो जश्न के ऊपर चले वीरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, कोलकाता से लेकर के और दिल्ली तक जश्न का माहौल है, तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को सब्र नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि पहली बार हम बंगाल फतेह कर रहे हैं, तो अब किस बात की रुकावट? देखिए, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संस्थापक सदस्य थे वहाँ से, तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी थी कि उस राज्य में हम कैसे शासन में आए जिससे वहाँ सुशासन दे सके। और पहली बार जो दिख रहा है कि वहाँ कमल खिलते हुए नजर आ रहे, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता की भावना होती है एक पार्टी के लिए कि उसकी पार्टी वहाँ जीते, और वैसा नज़ारा दिखने को भी मिल रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, और जिस प्रकार से क्लीन स्वीप हमने किया, आसाम हो, पुडुचेरी हो, और पश्चिम बंगाल में भी ऐसा क्लीन स्वीप दिख रहा है, तो एक निश्चित मानिए ये भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में सुशासन दिया है, जो हमारी नेतृत्व रहा और जो हमारी नीतियां रही है। एक राजनीति में एक बड़ा सेक्टर होता है पॉलिसी प्लस पॉलिटिक्स, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार इन 2014 के बाद से कार्य किया है, निश्चित रूप से उसी के परिणाम आसाम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में अब देखने को मिल रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में भी जिस प्रकार हमारा वोटिंग विस्तार हुआ है, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार आज देश में से वामपंथ मुक्त हो रहा है, उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा कि देश में से कांग्रेस भी मुक्त होती हुई नजर आएगी। तो चलिए, अभी वीरेंद्र जी का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक राज्य में दबदबा या सरकार थी, वो भी अब खत्म होती जा रही है, और इसी तरह से उन्होंने जाहिर किया है कि अभी एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस भी देश से मुक्त हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। ये कुछ राज्यों में भी सरकार है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि आने वाले दिनों में ये रुझान इसी तरह से चलेंगे और कांग्रेस के लिए भी इसी तरह से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रही है और भाजपा का के प्रति लोगों का सहयोग भी बढ़ रहा है। चले, हमारे साथ संदीप कलवानिया जी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। संदीप जी, पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम है, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपका खाता नहीं खुल रहा है। पश्चिम बंगाल में, केरल में आप सरकार बनाने की ओर दिखाई दे रहे हैं, डीएमके के साथ आपका अलायंस था, लेकिन आप वहां बाहर हैं। असम में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और पुडुचेरी में भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पांचों राज्यों के जो रुझान है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए योगेंद्र जी, अभी तो रुझान ही है, आने वाले समय में देखें 2-3 घंटे बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और केरल में और तमिलनाडु में हम सरकार बनाएंगे। और जिस प्रकार से आप देखें आसाम में और बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने मिलीभगत करके वहाँ SIR में वोट काटे हैं, 90 लाख वोट देखें आप बंगाल में काटे इन्होंने। और बाकायदा देश का संविधान ये कहता है कि एक भी अगर वैध मतदाता है वो भी मतदान करने से वंचित नहीं रहे। मगर जिस प्रकार से SIR में प्रक्रिया की गई थी और चुनाव में बड़ी मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में वोट काटे गए, उससे पहले दिन से ही ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। और निश्चित रूप से अभी जैसे जैसे परिणाम आएंगे तो स्थिति क्लियर हो पाएगी और ज़्यादा स्पष्ट कुछ कह पाएंगे इस मामले में भी। जी, तो फिलहाल आपका कहना है कि इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी होगी अभी किसी भी तरह से कुछ अभी तो देखें पहले तो बैलेट पेपरों की जो मतगणना हुई है जैसे सरकार। लेकिन चलिए, मैं एक बड़ी बात बताना चाहूंगा। अभी जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय जाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकाल शाम 6:30 बजे, और विजय जश्न में शामिल होंगे। तो बीजेपी तय कर चुकी है कि सरकार बना रही है बंगाल में और वहां जश्न मनाया जाएगा बीजेपी मुख्यालय में। संदीप जी, देखिए जिस प्रकार से अभी जो आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी का दफ्तर है और वहाँ पर वो जो भी मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं, वो उनके निजी मामला है। मगर आप देखें देश में जो आज भी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप देखें कि इन्होंने जिस प्रकार से बंगाल में जो काम किया है, वहाँ फोर्स इन्होंने डाली थी, मगर वहाँ लगते हुए स्टेट में मणिपुर की स्थिति देखिए आप। मणिपुर पिछले 3 साल से चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया। तो ये कहना आसान नहीं है कि इन्होंने जो मुद्दों को लेकर इन्होंने कोई राजनीति की, इन्होंने धर्म के आधार पर राजनीति की है। और जो शाम को जो आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जाएंगे, तो हम तो ये भी चाहेंगे कि जो देश में आज ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी बात करें प्रधानमंत्री जी।
जी, चलिए अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहूंगा। कांग्रेस का कहना है कि ज्वलंत मुद्दों पे भी चर्चा हो, लेकिन इसी बीच अभी आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय जाएंगे, जहां 6:30 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। एक जश्न का माहौल होगा और अमित शाह ने जैसे पहले ही कहा था कि ओके बाय बाय टाटा ममता बनर्जी के लिए कि दीदी गई और बीजेपी आ रही है इस बार, तो मुझे लगता है कि वो काफी एक जोश भरने के लिए कार्यकर्ताओं में एक मंत्र दिया था उन्होंने। तो अभी तो बीजेपी तय कर चुकी है कि सरकार बना रही है बंगाल में और असम में, इसी का जश्न मनाएगी बीजेपी दिल्ली में। देखो, जश्न करना बनता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिस प्रकार का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का रहा वो अभूतपूर्व रहा, जिसको हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा। कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कोई भी चुनाव परिणाम आओ हर पार्टी इस चीज को स्वीकार करती है, लेकिन जिस तरीके से जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव प्रक्रिया निभाई जाती है उन प्रक्रियाओं का विरोध होता है। आज जनता का जो माइंडेड है वो हर कोई पार्टी स्वीकार करती है, हम भी स्वीकार करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो भी निर्णय जनता देगी उस चीज को टीएमसी भी सपोर्ट करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट करे। लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर आज जैसे जिस प्रकार से राजस्थान फॉर एग्जाम्पल है, दिल्ली फॉर एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश फॉर एग्जाम्पल है, अगर जो वादे कर यहाँ पर सरकारें बनाई थी, अगर पश्चिम बंगाल में उन्हीं वादों को लेकर के अगर सरकार काम करेगी तो वहां पर वाहवाही लुटेगी, नहीं तो जिस प्रकार से आज यहाँ पे आलोचना को शिकार भारतीय जनता पार्टी हो रही है उसी प्रकार से वहां पे होना पड़ेगा। जी वीरेंद्र जी, शाम को बीजेपी मुख्यालय में जश्न होगा। प्रधानमंत्री मोदी 6:30 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे, जहां पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और झालमुंडी जिसको 10 रुपए में खरीदा था, अब मोदी वहां पे उसे, मुझे लगता है कि ये प्रादेशिक व्यंजन उसको बना डालेंगे मान। देखिए योगेंद्र जी कि आज़ादी से बाद के लेकर अब तक भारतीय लोकतंत्र का अनेकों स्वरूपों में संघर्ष रहा है, और उसमें एक संघर्ष यह भी था कि हम स्थानीय संस्कृति को भूलते जा रहे थे। वहाँ जैसे पश्चिम बंगाल और असम में एक बड़ा मुद्दा है अवैध प्रवासियों का, और वो अवैध प्रवासी वहाँ की स्थानीय संस्कृति को मिटाने का कार्य कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु में भी ऐसा विषय था, केरल में भी ऐसा विषय था, लेकिन फिर भी हमने स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दिया है। हमने आसाम की जिस प्रकार से रोटी माटी और भेटी के लिए, जाति माटी और भेटी के लिए कार्य किया, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी हम उसी पे कार्य करेंगे। वहाँ की स्थानीय संस्कृति के लिए कार्य करेंगे, वहाँ की जो लोकल जो है उसके लिए कार्य करेंगे, लोकल फॉर वोकल के लिए कार्य करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक नारा भी है लोकल फॉर वोकल। और जिस प्रकार का संदेश सभी चुनाव परिणामों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत। चले वीरेंद्र जी, मैं कहूंगा अब तो लगता है आपको कि काफी तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि समय 11 के आसपास का है अभी। नहीं, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी शायद मेरे हिसाब से सभी स्टेटों में जो सुबह जो स्थिति थी वो बैलेट पेपर की थी, कर्मचारियों के वो वोटों की मतगणना हुई है। उसके बाद में अब अगर देखा जाए तो मोटा मोटा, क्योंकि अलग अलग माध्यमों से अलग अलग रुझान आ रहे हैं, और सभी चाहे वो बंगाल का हो, चाहे असम का हो, चाहे केरलम का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, मेरे हिसाब से अभी जो 11 बजे तक का टाइम है और उसमें 3 से 4 ईवीएम के राउंड हुए होंगे अभी, तो निश्चित रूप से कुछ स्टेटों में जो उम्मीद थी हमारे को उससे उस हिसाब से परिणाम और रुझान नहीं आ पा रहे। मगर आप देखें अभी केरल में हमारा बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है, वहाँ हम सत्ता में आ रहे हैं। उसके बाद में अगर बंगाल में जिस प्रकार से जो रुझान है, तो निश्चित रूप से आप देखें कि ममता बनर्जी का जो शासन था, अहंकार का शासन था, और उसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है शायद। और बीजेपी ने वहाँ पर जो काम किया है निर्वाचन आयोग से मिलकर, इलेक्शन कमीशन से मिलकर, उसका इनको फायदा मिल सकता है। तो आपका ये कहना है कि ममता के अहंकार और बीजेपी का जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के जो खेला है उसके बीच फंस गई कांग्रेस। निश्चित रूप से इसमें चलिए अभिषेक, आपके पास में आना चाहूंगा। ममता बनर्जी का अहंकार था और उनका जो कुशासन था, और बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनेज किया कमीशन को, उसके बीच कांग्रेस फंस गई। सर, कांग्रेस पहली बात तो पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस थी का, स्थिति ये देखने वाली है। ना लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी वहां पे दिखी, ना आज विधानसभा के अंदर वो दिख पा रही है। रही बात वर्तमान विधानसभा चुनाव की, आज अगर टीएमसी के अंदर अहंकार होता, स्वार्थ होता, लालच होता, तो आज जिस प्रकार का रुझान आपके चैनल पर दिखाई दे रहा है, 117 प्लस सीटों पे हम आगे चल रहे हैं, तो वो टीएमसी वहां पे दिखाई नहीं देती। आज जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो आज परिणाम देखने को मिल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान केवल लेफ्ट पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को हुआ है, जो बताता है कि किस प्रकार से इन्होंने पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क किया है।
कांग्रेस के द्वारा, लेफ्ट के द्वारा। आज जो भी नुकसान अगर पश्चिम बंगाल को उठाना पड़ रहा है वो कांग्रेस के द्वारा उठाना पड़ रहा है और लेफ्ट के द्वारा उठाना पड़ रहा है, और उसका परिणाम भी लेफ्ट को भुगतना पड़ रहा है और कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। आज केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आसाम के अंदर भी आप देख सकते वीरेंद्र जी हैं। से जवाब दिलवाता हूं। वीरेंद्र जी, आप पे दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया, असम और बंगाल में काफी डर दिखा करके और अपने तरीके से चुनाव लड़ा गया, क्योंकि वहीं आपको संभावनाएं दिखाई दे रही थी। देखिए, कांग्रेस जब भी हारती है वह दूसरों पे आरोप लगाती है, लेकिन उनके हमारे जो मित्र हैं कांग्रेस के प्रवक्ता यह भूल जाते हैं कि आज हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक बड़ा राजनीतिक दिन था, और उस राजनीतिक दिन में विपक्ष का नेता कहाँ है? मस्कट में। आप समझिए कि विपक्ष का नेता जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर बहुत कुछ राजनीतिक दाव पे इन्होंने लगा रखा है, वह एक मुख्य दिन भी हिंदुस्तान में नहीं है। और उसी का कारण है कि कांग्रेस की स्थिति पश्चिम बंगाल में जीरो नजर आ रही है। आप तमिलनाडु से भी गायब हो चुके हैं, आसाम में आपकी लगातार हार हो रही है, पुडुचेरी में आपकी लगातार हार हो रही है, यानी केरल में आप सिर्फ बचे हैं। और जो मेरे मित्र कह रहे थे चुनाव आयोग, भैया केरल में चुनाव आयोग वही चुनाव आयोग है, और जो ये बार बार चुनाव आयोग ईवीएम का राग अलापते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुकुमार सिंह से लेकर MS गिल, नवीन चावला, JM लिंगदो, अगर इनका देखेंगे इतिहास तो वो नजर आता है कि कांग्रेस ने किस प्रकार चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया था, किस प्रकार राजनीतिक रोटियां उन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से सेकी थी। किस JM लिंगदो ने क्या किया, उन्होंने तो जो कांग्रेस का यूथ विंग है उसके तक के चुनाव आयोग के माध्यम से करवाए। पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान की राजनीति में चुनाव आयोग किसी पार्टी के चुनाव करवा रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे स्थानीय चुनाव भी राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। इस प्रकार से इन्होंने चुनाव आयोग को अपने प्रभाव में लेकर या जिस प्रकार दुरुपयोग किया उसके अनेक उदाहरण। TN शेषन आडवाणी जी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़े थे, आपके नवीन चावला, उनको किस प्रकार से क्या किया इन्होंने वह भी पता है। MS गिल इनके यहां से राज्यसभा में पहुंचे और फिर केंद्रीय मंत्री बने। तो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने वाले पहले अपना इतिहास देखें। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो फिलहाल अगर कहें, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आश्वस्त है भाजपा असम और तमिलनाडु की जीत को लेकर के। टीवी के एक बड़ा धमाका करती नजर आ रही है तमिलनाडु में, क्योंकि तीसरे नंबर पे स्टालिन पिछड़ गए हैं, और केरल में कांग्रेस सरकार बना सकती है अपने अलायंस के साथ में। असम में वापसी और पुडुचेरी में एनडीए वापसी कर रही है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।